तो आप सभी का स्वागत है इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास में। तो यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी जो है पहले का करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। कह रहा पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? तो उत्कर्ष का होता है आपका अपकर्ष। ऑप्शन नंबर इसमें हम सी लगा देंगे। आगे कह रहा है कि तीसरा नंबर रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो है आपका वह अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? तो रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। यह श्री राम के संपूर्ण जीवन पर आधारित है। सन 1574 में, कब? तो 1574 में जो है इस संपूर्ण जीवन श्री राम के संपूर्ण जीवन पर जो है यह लिखा गया। और किसने लिखा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। कह रहा कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? तो कह रहा कि चारों तरफ से जल ही जल होना, ये तो हमारा नहीं होगा। रास्ते का बंद होना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन दोनों ओर मुसीबत आना, ये हमारा विकल्प नंबर सी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। बीच में से निकल भागना, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? तो दोनों ओर मुसीबत होना। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपका कैसा लिखा जाएगा? देखिए बी है, सी है, डी है। किसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है वह आपका सही दे रखा है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो आपका लिखा जाता है वह आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। कह रहा आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल सकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छठवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल और महापंडित राहुल सकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया था। अब देखिए कह रहा दुल्हन दुल्हन गवाहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा रंभरतार, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन में है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और रैदास। देखिए कबीरदास किसकी? तो दी गई पंक्तियाँ जो है वह कबीरदास की रचना से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास मत मार दीजिएगा, तुलसीदास गलत हो जाएगा। कह रहा कि परमाल रासो किसके द्वारा जो है रचित है? तो आपका नल सिंह, नरपति नाल, चंद्रबरदाई और जगनिक। तो आठवें का आपका हो जाएगा कि परमाल रासो जो है आलाखंड है, जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव, कौन? तो परमाल देव के सामंत आला और उदल के वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा जो है रचित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा कि 9 नंबर मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की, जायसी की। तो देखिए ये हो जाएगा कुतुबन की। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें 1503 में, कब? तो 1503 में मृगावती और राजकुमार की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। कह रहा कि
मुदरी का तत्सम रूप क्या है? मुदरी, मुदरी का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर देखिए मुद्री, मुंदरी, मुंदरिका और मुद्रिका। तो अगर हम तत्सम रूप की बात करें 10 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हमारा इसमें हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है और फवारा है, भंवरा है। तो देखिए अगर बात करें 11 नंबर में तद्भव आप शब्द पूछ रहा है, तो तद्भव हमारा जो 11 हो जाएगा वो आपका भंवरा हो जाएगा। भंवरा किस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका चंद्र बिंदु लग गया है, और चंद्र बिंदु जिस पर लग गया वह समझ लीजिए आपका तद्भव हो गया। कह रहा यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में समास है अव्यूभाव, तत्पुरुष, दिग्वी, दिगु और कर्मधारय। तो यथाशक्ति में, तो यथाशक्ति के अनुसार क्या होता है? शक्ति के अनुसार इसमें यथा के एक अव्यव है और इसका अव्यवभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। तो हजारी प्रसाद की कौन सा जो निबंध इसमें से नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका वृत्त और विकास। क्या हो जाएगा? तो वृत्त और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नहीं है। इनकी कौन कौन सी रचना है? तो इनकी कुटज है और अशोक के फूल है और विचार प्रवाह है, बाकी इनका नहीं है। आगे देखिए 14 नंबर कह रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। तो ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कह रहा है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। तो देखिए 14 का अगर बात करें ये हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी बाल कृष्ण भट्ट हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए 15 नंबर तैरी बरछी न बरछीने है, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, श्लेष है और यमक है। ये सब ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देखिए अगर बात करें तैरी बरछी न बर छैने हैं, खलन के पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? इसमें जो हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कह रहा सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन में अगर करेक्ट की बात करें तो देखिए सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव तो भ्रमर है, अग्नि है, मस्तिष्क है और मछली है। तो ऑप्शन पढ़ने से ही पता चल जाता है, यहाँ पे मछली आपका दे रखा है। देखिए मछली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? तो मत्स्य होता है। क्या होता है? इसका तद्भव आपका जो होता है वह मत्स्य होता है, इसका तत्सम होता है। और भ्रमर का अगर बात करें, भ्रमर का क्या होता है? भ्रमर का आपका भंवरा होता है। क्या होता है? भ्रमर का भंवरा होता है। और अग्नि का क्या होता है? अग्नि का आपका आग होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। तो हास है, रति है, क्रोध है, उत्साह है। यह सब चारों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपका श्रृंगार रस का भाव क्या हो जाता है? तो रति हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा पेड़ से बंदर कूदा। अब देखिए यहाँ पर से आपका लग गया ना, और यह पेड़ से और बंदर के बीच जो है अलगाव हो रहा है। तो वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए अगर से जहाँ आपको मिल जाए सीधे सीधे आपको क्या मार देना है? आपादान कारक मार लगा देना है। कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 24, 16, 11, 13। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? तो 16 मात्राएं होती हैं। अब आपको गद्यांश दे रखा है। कह रहा 21 से 25 तक आपको गद्यांश का उत्तर देना है। कह रहा आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए
और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प भी मिलेंगे और उचित विकल्प को आपको जो है उत्तर पुस्तिका में उनको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा धर्म और विज्ञान में परस्पर से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को अत्याधुनिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्ण कृत्य करता है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 5 जो है, अगर आप जो है गद्यांश को सही से देख लेते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। आप देखिए यहाँ पे और भी हैं क्या। फिर विज्ञान ने परलोक में विश्वास करता है कि ना स्वर्ग है या ना नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का जो है उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान की प्रभुता जो है वह फैला हुआ है। कह रहा विज्ञान किस पर विश्वास करता है, तो ऑप्शन देखिए परलोक पर, सत्य पर, स्वर्ग पर और नरक पर। तो देखिए अभी आप लोगों ने गद्यांश देखा है। अगर गद्यांश के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए विज्ञान किस पर विश्वास करता है, तो यह पर सत्य पर। देखिए सत्य पर ही हमें विश्वास करना चाहिए, यही हमारा इस गद्यांश के अनुसार कह रहा था। कह रहा मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है, तो स्वयं को असहाय मानकर। तो यह देखिए ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। स्वर्ग के आकर्षण से ये भी सही है और नर्क के भय से ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है उपरोक्त तीनों कारणों से जो है मनुष्य अंधविश्वासी बन जाता है। यह गद्यांश के अकॉर्डिंग कह रहा था। कह रहा एक ही सिक्के के 2 पहलू का तात्पर्य क्या है, तो 2 गुना लाभ है। 2 गुना लाभ नहीं है। धन की वर्षा है, ये भी नहीं है। एक ही विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण, ये बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हार जीत का फैसला, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक ही विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण, यानी 2 दृष्टिकोण का मतलब एक ही विषय पर 2 दृष्टि रखना, यानी दो तरह की नज़र रखना। और कह रहा विज्ञान और धर्म का अंतिम लक्ष्य है, तो ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्मिकता, भौतिकवाद और सत्य की खोज। तो विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो दोनों का लक्ष्य है सत्य को खोजना। अब लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम जीके देखेंगे। कह रहा लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है, तो तर्कहीन विश्वास पर, प्रमाण पर, भय पर, ईश्वर की कल्पना पर। तो लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है, तो अभी आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा है और ये आपका प्रमाण पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए सामान्य ज्ञान से आपका प्रश्न है। कह रहा दिल्ली में कुतुबुद्दीन मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो कौन सा राजा जो है इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो ऑप्शन में देखिए ये है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब, तो 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी के आसपास कुतुब मीनार का पहली मंजिल का निर्माण कराया था। और 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी ने जो है दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आगे इसके 3 मंजिला पूरा किया। और 1369 में वज्रपात के कारण इसका शीर्ष मंजिल जो है नष्ट हो गया।
आगे कह रहा 52 नंबर, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या हैं? तो सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। और डी कह रहा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वह दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग क्या है? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही विश्वास होना चाहिए और उसके प्रति सही ज्ञान और उसके प्रति हमारा सही आचरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यानी त्रिरत्न में कहा जाता है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और आपका सम्यक चरित्र यानी सही आचरण के रूप में समझा जाता है। तीनों में से एक दूसरे के अनंत अस्तित्व में नहीं हो सकता है, यह आपके आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। कह रहा असंगत जो है असंगत मिलान खोजें, असंगत मिलान खोजें। तो कह रहा है पहला कि दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी तो आपका देखिए ये तो आपका ब्लू व्हेल दे रखा है, ये तो हमारा सत्य हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो आपका बंगाल में दे रखा है, ये भी सत्य हो जाएगा। और दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा दे रखा है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो आपका सहारा अफ्रीका में, ये भी सत्य हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गहरी झील की बात करें तो देखिए आपका रूस में बैकाल झील हो जाएगी। कौन सी? सुपीरियर झील नहीं होगी, आपकी बैकाल झील होगी। बैकाल झील ये जो आपकी हो जाएगी, कहाँ पर है ये? तो देखिए ये आपकी दक्षिणी रूस में है। कह रहा भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम, 1993 का 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान 73वां संशोधन 1992 को जो है पंचायत राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा, जैसे आपका 11 जिसका शीर्षक पंचायतें हैं। इसमें आपके अनुच्छेद 243 से 200 इसमें आपके बहुत सारे प्रावधान जो है शामिल किए गए थे। आगे देखिए कह रहा इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो भारतीय स्टेट बैंक ए बैंकर टू ग्रेवी। तो देखिए अगर बात करें 55 नंबर में, तो भारतीय स्टेट बैंक ए बैंकर टू ग्रेवी हमसे क्या पूरा असंगत कह रहा है ना। पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक लेटेस्ट मेक मनी सिंपल, ये भी सत्य है। और कह रहा है कि देना बैंक आपके ट्रस्टेड फैमिली बैंक, ये भी सत्य है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी दे रखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और जिसे जनवरी 2012 में एक नए ब्रांड अभियान बढ़ती का नाम जिंदगी से शुरू किया गया था। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका एक्सिस बैंक के द्वारा, ना कि आपके पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अगर पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन की बात करें तो क्या है? ए नेम यू कैन बैंक अपान, क्या? ए नेम यू कैन बैंक अपान। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो आपका परमियन, ट्राईएसिक, क्रिटेशस, जुरासिक। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो 56 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्रिएटस हो जाएगा। भूवैज्ञानिक युग का सही क्रम की बात करें तो क्रिएटस आपका, और उसके बाद जुरासिक है, त्रियासिक है, उसके बाद का परमियन है। कह रहा किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है साख, झाड़ी, छोटा वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटा वृक्ष से। वनों में उगने वाले कोका का फसल के साथ चॉकलेट उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। कोका उष्णकटिबंधीय सदाबहार कोक के पेड़ जैसे थ्रियोम्बोबा कोका जो एक छोटा पेड़ होता है जो कोका प्राप्त किया जाता है। कह रहा सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है, तो ईस्ट है, और आपके स्टे बुलेरिया है, और ईस्टोबैक्टर है, अमीबा है। तो सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा।
अक्टूबर 2001 में अक्टूबर 2011 में अनुसंधानकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के मरियान खाई की सतह के नीचे एक दैत्याकार अमीबा की खोज की। इसकी लंबाई 4 इंच से अधिक थी। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है जो विशेष रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा अमीबा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो 59 के बात करें तो देखिए SN बोस दे रखा है तो ये तो नहीं होंगे। आगे देखते हैं और कह रहा है कि आगे PC राय, ये भी नहीं होंगे। ये आपके हो जाएंगे JC बोस। क्रिस्कोग्राफ एक ऐसी युक्ति है जिससे पौधे के विकास का मापन किया जाता है। इसका आविष्कार 20वीं शताब्दी में शुरू सर जगदीश चंद्र बोस, कौन? तो सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय बहुश्रुत भौतिकी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और पुरातात्विक वेदा थे। कह रहा महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पर होता है? तो कान में, फेफड़े में, मेखला में और कपाल में। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कपाल में होता है। महारंध्र आपका पश्च कपाल यानी अस्थि में एक बड़ा द्वारक छिद्र होता है। यह खोपड़ी के आधार में स्थित एक गोलाकार छिद्र होता है जो नर्वस ब्लड वेसल्स और सेरिब्रो स्पाइनल और फ्लूइड ऑफ संयोजी ऊतक को मस्तिष्क में आने जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है। करा इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स महात्मा गांधी के लेखन और भाषणों के मार्ग का संग्रह है। इस पुस्तक में लेखक भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की विरासत और बड़े पैमाने पर समाज के बारे में चर्चा करता है। इसका पहला संस्करण 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था, स्वतंत्रता की घोषणा के दिन। कह रहा सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो खालिदा जिया, शेख मुजीबुर रहमान, शाह अजीजुर रहमान, शेख हसीना। तो 62 का हो जाएगा, शेख हसीना हो जाएगा। देखिए शेख हसीना बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने बांग्लादेश में 10वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है, जिन्होंने जनवरी 2009 से कार्यालय का कार्यभार संभाला। वह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री हैं। वह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान की कौन है ये? तो बेटी हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? तो 1442, 1458, 1472 और 1498। यह आपका UPP में पूछे जाने वाला यह क्वेश्चन है, आपका कई बार रिपीट हो चुका है UPP में। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1498। वास्को डी गामा 20 मई, कब? 20 मई 1498 को केरल के मालाबार के कालीकट पहुंचा। उनका जेमेरियन ने स्वागत किया। उन्हें भारतीय राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में मदद की। कालीकट शहर में उनकी पहली यात्रा जमेरिन के दरबार में स्वागत रोटेरो में अच्छी तरह से वर्णित है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो पटोम एन थालू पिल्लई, आर शंकर, सी अच्युत मेनन, EMS नरबुदरीपाद। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, EMS नबूदरीपाद। यानी EMS नरबुदरीपाद एक भारतीय कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ और सिद्धांतकार थे जिन्होंने 1957 से लेकर 1959
में केरल के राज्य के पहले मुख्यमंत्री। फिर आपका 1967 से लेकर यह 69 में केरल राज्य के मंत्री बने रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के सदस्य के रूप में वह भारतीय गणतंत्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। कह रहा असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ? तो 1894, 1862, 1873, 1885। तो 65 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि असम में पथारू घाट किसानों के उत्थान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पथारू घाट की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। 28 जनवरी 28 जनवरी जो है 28 जनवरी 1894 को 140 किसानों को बेवजह पुलिस गोलाबारी में मार दिया गया था, जबकि उन्होंने राजस्व में वृद्धि का विरोध किया। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पथारू घाट को असम के जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश काउंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष जो है प्राप्त की? तो 1857 है ऑप्शन में, 1858, 1859, 1860। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1858। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया से भारत पर प्रभुसत्ता वर्ष 1858 में सिपाही विद्रोह के पश्चात प्राप्त किया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश सामग्री को सौंप दिया। कह रहा कौन सा सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त जो है लाती है? तो वृक्क सिरा और फुफ्फुस सिरा, महासिरा, यकृत सिरा। तो 67 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा आपका यह फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। फुफ्फुस सिरा जो है सिराओं के समूह है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त से हृदय में भेजता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाती है, जिसे सिस्टिको सिरा जो है हृदय में पहुंचती है। आगे देखिए कह रहा है डैश डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर कार्य करता है वह बराबर होता है। तो पास्कल का सिद्धांत है, ये हुक का सिद्धांत है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का सिद्धांत है, या न्यूटन का सिद्धांत है? तो यह हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए। पास्कल के नियम में कहा गया है कि जब किसी द्रव्य में किसी बिंदु पर दबाव में वृद्धि होती है तो आपके कंटेनर में हर दूसरे बिंदु पर एक समान वृद्धि होती है। दबाव एक सतह पर फैली वस्तुओं की क्षेत्रफल का बल है। दबाव के लिए समीकरण उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल है जहां बल लागू किया जाता है। कह रहा चेचक के पहला टीका किसने खोजा? तो देखिए लुईस पास्चर हैं, एडवर्ड जेनर हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जॉन हंटर हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी चिकित्सक और वैज्ञानिक हैं। उन्होंने चेचक का टीका विकसित किया। दुनिया का पहला जो टीका विकसित हुआ था वह आपका 1798 में हुआ। उन्हें आपके इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है और उनका काम के बारे में कहा जाता है कि उनको कई मानव जीवन को बचाया। जेनर ने गाय के लिए लैटिन शब्द टीके से टीका जो है तैयार किया था। आगे देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि किस भारतीय राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग की शुरुआत की? ऑप्शन में है पंजाब, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा असम हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2019 में जवाबदेही और निगरानी परिणाम विधेयक के लिए अभिभावकों की जिम्मेदारी और मानदंड से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए एक परिणाम आयोग की घोषणा की। यह जो था बिल राज्य के सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है वे अपने माता पिता और अविवाहित भाई बहनों को अलग अलग देखभाल करें। अब देखिए 71 नंबर कह रहा है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है?
तो आपका पाल्क स्ट्रेट, रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिकोणीय सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा है। यह मैकमोहन लाइन चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमांकन रेखा पर स्थित है। दीफू दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण में भी है। कह रहा कि फाइटो हार्मोन क्या है? तो फाइटो हार्मोन क्या है? तो छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है? तो नहीं होगा। कह रहा कि रोग नियंत्रित करने वाला पदार्थ भी नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। यह शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक है। फाइटो हार्मोन पौधे द्वारा उत्पादित विभिन्न हार्मोनों को उल्लेखित करता है। अंकुरण, वृद्धि और चपाचप अन्य शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए पौधे द्वारा उत्पादित 5 सबसे महत्वपूर्ण रसायन और फाइटो हार्मोन हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसके एक एथलीट को त्वरित वेग अधिकतम है? तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, एक आयताकार पथ पर दौड़ना और एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कि जब कोई एथलीट एक गोलाकार ट्रैक में दौड़ता है तो उसकी दिशा हर बिंदु पर बदलती जाती है। क्योंकि वेग परिणाम और दिशा दोनों का चित्रण है, इसलिए वेग समान नहीं है क्योंकि दिशा बदलती रहती है। यह दिशा परिवर्तन संभवतः उस पर लागू होने वाला बल के कारण होता है। और कह रहा निम्नलिखित में से गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो CO, H2, CO2 और O2। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया में ब्रेड को बनाया जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज जैसे अणु जो है अनाबोलिक रूप से टूट जाते हैं। ब्रेड्स बनाने में खमीर वाले जीव कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित कर देते हैं क्योंकि वह शर्करा उत्पन्न करना बंद कर देता है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सियाल, सीमा, नीफे और विकल्प कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सल की अर्थात पर्वतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होती है। इन्हीं तरह के मोटाई का सीमांकन रासायनिक अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। कह रहा रस के जनक माने जाते हैं। तो भरत मुनि, अभिनव गुप्ता, तुलसीदास और भट्टनायक। तो रस के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएंगे। और इनके अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार जो है माना जाता, इनके अनुसार रसों की संख्या टोटल कितनी है? तो इनके अनुसार 8 होती है। अगर बात करें जबकि काव्यों में रसों की संख्या कितनी होती है और काव्य में जो है रसों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो जो आपकी होती है टोटल 9 होती है। और श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। कह रहा कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विरोधाभास, विभावना, विकृति और आपका विशोशक्ति। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। तो देखिए जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे चुभते ही तेरे अरुण बाण, बहुत कण कण से फूट फूट मधु के निर्झर से सलजल गान। और कह रहा है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो वीर से, विभत्स से, अद्भुत से और हास्य से। तो भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अद्भुत रस से है। किससे? तो भारतीय वृत्ति का संबंध है अद्भुत रस से। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों की कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उनके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन ना हो
तो डी पर चिन्ह लगाएं। तो कह रहा देखिए, कह रहा कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसा ही हैं, जिनमें कुछ सुख संपन्नता और भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। और डी कह रहा कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, देखिए कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, यह वाक्य क्या है, त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, उसको, यहाँ पे उसको होना चाहिए। कह रहा है कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा, यहाँ पर उसको होना चाहिए। कह रहा निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण जिनको बोलने में जो है उष्मा शरीर से यानी मुख से ज़्यादा निकले, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा। तो पै तो होगा नहीं, ना ही आपका जा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो महाप्राण वाले व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, वर्ग का दूसरा, कौन सा, वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ये आपका क्या होते हैं, तो महाप्राण होते हैं। जैसे आपका अगर बात करें, ख हो गया, और क्या हो जाएगा, घ हो गया, घ के बाद आपका छ हो गया, छ के बाद आपका झ हो गया, ठ हो गया और आपका ढ हो गया। ये सब क्या है, तो महाप्राण व्यंजन है। कह यातु धान का पर्यायवाची है, तो वसन, आग, अश्व, निशाचर। तो यातु धान का पर्यायवाची क्या है, तो यातु धान का पर्यायवाची होता है क्या, तो आपका निशाचर होता है। निशाचर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर, ये सब किसके हैं, तो राक्षस के पर्यायवाची हैं। बाकी वसन की बात करें, देखिए वसन भी दे रखा है। वसन का अर्थ क्या होता है, तो कपड़ा, कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। और आग का क्या क्या होता है, तो अग्नि, अनल, पावक, वाही, हुतासन। अश्व का क्या क्या होता है, तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक है। आगे देखिए 7वां नंबर, कह रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए 7वें की बात करें, तो यहाँ पे अगर के लिए आपको दे दिया जाए तो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव होने पर, संबंध के लिए काकारी रे, अधिकरण में पर, असंपोधन के लिए हे और अरे का जो है हम यूज करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। तो देखिए भयानक तो होगा नहीं, वीर भी नहीं होगा, ये आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। श्रृंगार, विभत्स का घृणा होता है, उसका विरोधी रस क्या होता है, तो श्रृंगार होता है, जिसका अर्थ होता है रति यानी प्रेम होता है। और भयानक रस का क्या होता है, तो भय होता है। और वीर का क्या होता है, तो वीर का उत्साह होता है। करुण का क्या होता है, तो करुण का शोक होता है। कह रहा कि 8 अध्याय हैं, जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो 8 अध्याय होते हैं, जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए आपका द्विगु तो होगा नहीं, आपका हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं भी होगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। अर्थात 8 अध्याय जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। मनुष्य के डैश डैश पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो कष्ट की, सुख की, एकांत की और तनाव की। तो 10वें का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकांत का। देखिए कष्ट का तो होगा नहीं, ना ही सुख का होगा, ना ही तनाव का होगा। मनुष्य में एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक और साक्षी होते हैं। यहाँ पे निर्देश दे रखा है, कह रहा कि 11 से 16 तक निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो कह रहा कि दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला था कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बना गिर गिरे, गिरा गिरे विचार पर। तो देखिए छोटा सा ही है आपका पंक्तियाँ। तो कह रहा गिरे से तात्पर्य है, तो गिरे से क्या तात्पर्य है। तो 11 नंबर है, तो बात करें देखिए
सभी प्रकार के विचारों से भी नहीं है और मिथ्या विचारों से भी नहीं है और सत्य और हित से परे विचार के लिए है। किसके लिए? तो गिरे वचनों से तात्पर्य सत्य और हित से परे विचारों से, अर्थात कवि का धम्म है कि अहंकार से युक्त विचार जहाँ पर आपके होते हैं वहाँ आपके जो है युक्त विचार जहाँ सत्य भी नहीं है उस विचार की चर्चा करता है। आगे देखिए, कह रहा नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाया क्योंकि 12 नंबर है, क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो नहीं है, गद्यांश के अनुसार हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वराज्य स्थापित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कह रहा दुराव से तात्पर्य है, दुराव से तात्पर्य क्या है? तो दुर्गम स्थल से, आवरण से और आपका काठिन्य से और बैर से। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका दुराव का अर्थ क्या हो जाएगा? बैर हो जाएगा। अर्थात दुराव शब्द से अर्थात बैर या दुश्मन, क्या? दुश्मन, बैरी कहते हैं ना, बैरी, तो इसी आपका हो जाएगा दुश्मन हो जाएगा। यह बताता है कि सत्य की रक्षा के लिए नौजवान सैनिक ने किस तरह लोगों से दुश्मनी करता है। जहाँ जहाँ शब्द है तो एकार्थी शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म है, विपरार्थक शब्द युग्म है और भिन्नार्थी शब्द युग्म है। तो 14 का ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो आपका पुनरुक्त शब्द युग्म है। जहाँ जहाँ शब्द पुनर्युक्त शब्द युग्म का उदाहरण है। एकार्थी शब्द युग्म क्या होते हैं? जिन शब्दों में समान अर्थ हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। और विपरार्थक शब्द किसे कहते हैं? जब जो शब्द अपने सामने वाले शब्द को सर्वथा विपरीत उल्टा हो। पाप का विलोम क्या होता है? तो पाप का विलोम आपका पुण्य होता है। क्या हो जाएगा? पाप का विलोम पुण्य होता है। और नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? तो कह रहा अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को, अहंकार और असत्य को। तो नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? तो देखिए उसने जो किया था अहंकार और असत्य को। कह रहा आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये तो देखिए 17 नंबर है। तो भाववाचक तो होगी नहीं, ये आपकी जातिवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक भी नहीं होगा और व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्द में श्रवण कुमार जातिवाचक संज्ञा का बोध कर रहा था, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध था। किताब शब्द कैसा है? तो किताब कैसा है? तो जब आप किताब बोलेंगे तो क्या निकलेगा? किताब कैसी है। हम किसी से कुछ कहते हैं कि किताब कैसी है, अच्छी है, कैसी लिखावट है, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है गाय शब्द का बहुवचन क्या है? गाय का बहुवचन क्या होता है? तो गाय का बहुवचन आपका देखिए गौ भी नहीं होता है, गाओ भी नहीं होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाय होता है। कह रहा उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक क्या हो सकता है? प्रश्नवाचक भी नहीं हो सकता है और संबंधवाचक सर्वनाम ये भी नहीं हो सकता है, निजवाचक सर्वनाम ये भी नहीं होगा। अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वहाँ पर आपका अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। दिए गए वाक्य में उसके शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। 21 से 25 तक दिए गए गद्यांश को पढ़ें और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर कह रहा कला वह सुंदर उपादान है जिसकी सृष्टि मानव द्वारा सप्रयास होती है। इंद्रधनुष सुंदर तो है किंतु कला नहीं है, जबकि रविंद्रनाथ ठाकुर को कविता का कला है। जब हम कहते हैं जीना कला है तो हम मानते हैं कि आदमी का प्रयत्न उसमें लगा है और वह प्रयत्न सौंदर्य की ओर उन्मुख है। सौंदर्य यह छोटे अर्थ में नहीं लिया गया। इंद्रधनुष की रंगीनियों में है, सौंदर्य नहीं। काली काली भयावनी रात में भी सौंदर्य है और यदि उसके बीच जुगनू चमक जाते हैं तो सौंदर्य की कई इकाई में अगुणित शून्य पड़ते जाते हैं। जीना कला तब है जब वह सौंदर्य की ओर अग्रसर हो।
सुंदर ही सत्य है, सुंदर ही सच्चा जीवन है। सत्य विकृत नहीं होता, किंतु अन्य कलाओं की तरह जीने की कला भी सीखनी पड़ती है। केवल सिद्धांत रूप में नहीं, कार्य रूप में। यह लकीर एक ऐसी खींचो, यहाँ रंग भर दो। रंग और लकीर में यह तारतम्य रखो। सिर्फ एक ऐसे सिद्धांत सुनने से कला नहीं आती। कला अभ्यास अभ्यास खोजती है और सतत प्रयोग खोजती है। पहले बताए रास्ते पर चलना पड़ता है, किंतु किंतु कला की उत्कृष्टता तब सिद्ध होती है जब अपने लिए रास्ता बनाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो देखिए 21 नंबर में अब तो हमारा पद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इसका उत्तर जो है हम देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए उपयुक्त है। तो जीना एक कला है, जीवन और सौंदर्य। सच्चा जीवन ही सुंदर जीवन है, जीने की कला कैसे सीखें। तो इनमें से कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन और सौंदर्य। कह रहा क्यों कहा गया है कि सुंदर ही सत्य है। क्योंकि सच सदैव आकर्षक होता है। ये तो आपका नहीं होगा। क्योंकि सत्य में विकृति नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्योंकि सच में अपनी शक्ति होती है, नहीं। और उपयुक्त सभी सत्य ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्योंकि सत्य में विकृति नहीं होती आपकी। कह रहा गद्यांश के अनुसार जीना कब कला है। तो गद्यांश के अनुसार जीना कब कला है, तो जब वह सच्चा हो। 23 नंबर में, तो जब वह सच्चा हो नहीं होगा, जब वह सुंदर हो नहीं होगा, जब वह सौंदर्य की ओर आगे बढ़ता हो। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। सौंदर्य पर अगुणित शून्य पढ़ते पढ़ते जाने का अर्थ है। तो कह रहा सौंदर्य पर अगणित शून्य पढ़ते जाने का क्या अर्थ है। तो 24 नंबर है। तो कह रहा सौंदर्य का दुगना होना नहीं होगा, सौंदर्य का अनेक गुण हो जाना। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ना ही सी ना ही डी। देखिए सौंदर्य के अनेकों गुण हैं। मानव द्वारा, देखिए क्या कह रहा है, मानव द्वारा सप्रयास सृष्टि उपादान को गद्यांश के रचनाकार में क्या कहा जाता है। तो विज्ञान, संस्कृति, कला और इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कला कहा जाता है। देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कठोर उपनिषद में नाचिकेता नामक एक किशोर और देवताओं के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नाचिकेता से बात कर रहा है। तो भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र और भगवान कार्तिकेय। कठोर उपनिषद में मृत्यु के देवता, देखिए मृत्यु के देवता कौन होते हैं, यम। और नाचिकेता एक 12 वर्षीय बालक है जिसके बीच वार्तालाप की कहानी, जिसने मृत्यु और उसके परे के अर्थ के तलाश में घर छोड़ दिया था। इसका दर्शन और मानव वैज्ञानिक अद्भुत है। साहित्य भाषा शैली और यहाँ पर हास्य की वजह से कठोपनिषद एक अतिरोचक रचना है। आगे देखिए 52 नंबर कह रहा है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा हैं। चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, A.K. चंद्र राव, अमरिंदर सिंह। तो कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा हैं, तो ये जो हो जाएंगे अमरिंदर सिंह हो जाएंगे। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह महाराज यादविंद्र सिंह और महारानी मोहिंदर कौर के पुत्र हैं, जो सिद्धू बरार वंश के फुलकिया वंश से संबंधित हैं। कह रहा है कि GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये आपका बहुत बार ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कई बार एक क्वेश्चन में रिपीट भी हो चुका है। तो आपका फ्रांस हो जाएगा। देखिए 1954 में, 1944 में, 1954 में GST लागू करने वाला पहला देश बन गया। इसके बाद जर्मनी, इटली, UK, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रों में GST लागू किया गया। आज से लगभग 160 देशों में आपका GST जो है लागू है। आगे देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। तो देखिए कह रहा जमा राशियों की मात्रा में विस्तार और शाखाओं का असीम विस्तार
और ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश। तो बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ उद्देश्य के नियमानुसार होते हैं, जैसे लोगों की बचत को अधिकतम संभाव्य सीमा तक बढ़ाने और उत्पादक उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग करने के लिए। कह रहा कि रजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को जो है प्रभावित करती है। तो नस को, हड्डी को, त्वचा को और ऊतक को। ये आपका हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। रजेसिया एक लंबी अवधि की त्वचा का आपका रोग है जो आमतौर पर चेहरे को प्रभावित करती है। इसके परिणाम स्वरूप लाली, मुहासे, सूजन और छोटे सतही रूप से फैली रक्त वाहिकाएं होती हैं। इसमें अक्सर नाक, गाल, माथे और ढोंड़ी सबसे अधिक प्रभावित होती है। कह रहा कि शीर्ष नियोक्ता संस्था द्वारा निम्नलिखित में से किसे वैश्विक सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है। तो TCS है, HCL है, कॉग्निसेंट है और टाटा आपके एलेक्सी है। 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, TCS हो जाएगा। शीर्ष नियोक्ता संस्थान आपका TEI द्वारा फरवरी 2016 में टाटा कॉन्स्टेंसली सर्विसेज यानी TS को वैश्विक शिखर सम्मेलन नियुक्त के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। विश्व स्तर पर 1012 कंपनियों का मूल्यांकन करने के बाद TI ने कार्यबल योजना, ऑनबोर्डिंग, शिक्षण और विकास, प्रस्तुति प्रबंधन और नृत्य विकास सहित HR के 9 प्रमुख क्षेत्रों में TMC को असाधारण निष्पादन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कह रहा MS डॉस क्या है। MS डॉस क्या है, 57 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में है। निम्न में किसे पशु स्टार्च के रूप में है। तो ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ग्लूकोज और काइटिन। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लाइकोजन जंतुओं की कोशिकाओं में ग्लूकोज के संग्रहण को मुख्य स्रोत है। पौधे में पाए जाने वाले स्टार्च के समान होने के कारण इसे जीव स्टार्च भी कहते हैं। यह यकृत और मांसपेशियां कोशिकाओं में संग्रहित होता है और आवश्यकता होने पर इसे ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। यकृत में रक्त परिवर्तन की ग्लाइकोजन हार्मोन द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो जापान है, पाकिस्तान है, चीन है और भारत है। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला एशिया का प्रथम देश एवं पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश है। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मंगलयान पर भी कहते हैं कि इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। यह यान 24 सितंबर 2014 में मंगल ग्रह की परिक्रमा करता रहा। अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा एक वर्ष में सभी वस्तुओं सेवाओं के बाजार के लिए और देश के निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो GDP है, GPN है, OMP है और GNP है। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, GNP। सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP का देश के निवासियों द्वारा आपूर्ति की गई संपत्ति के श्रम एक वर्ष में उत्पादित किया वस्तुओं और सेवाओं पर बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कह रहा सूर्य के लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। तो ये जो बना आपका हाइड्रोजन से बना है। देखिए सूर्य गर्म और गैस का एक विशाल चमकता हुआ क्षेत्र है। इस गैस का अधिकांश भाग हाइड्रोजन लगभग 70%, हीलियम आपका 1.5% से बनता है और हीलियम आपका 28% है, जिसमें आपका हाइड्रोजन 70% है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काइपोचे के 4 पटकथा लेखकों में से एक है। तो अमीश त्रिपाठी और चेतन भगत। तो ये देखिए 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेतन भगत हो जाएगा। काइपोचे चेतन भगत के उपन्यास द
थ्री मिस्टेक्स ऑफ द माई लाइफ पर आधारित अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित 2013 की भारतीय फिल्म है। आगे देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। 1973, 1947, 1965, 1952। तो पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 में। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का संवैधानिक पाकिस्तान का सर्वोच्च कानून है। आपके जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार द्वारा पेश की विपक्ष दलों से अतिरिक्त सहायता के साथ इसे 10 अप्रैल को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया और 14 अगस्त 1973 को इसकी पुष्टि की गई। कह रहा पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो आपका परिस्तान है झील, सतपरा झील, एटाबाद झील और आपका रूस झील। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिस्तान झील हो जाएगा। परिस्तान झील की खोज 2018 में पर्वतारोहियों ने समुद्र तल से 15,641 फीट पर गिलगित कजाकिस्तान के स्कर्दू पास में खोज की थी। यह पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील है। कह रहा कि नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक की दर की प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो महंगाई की दर, शुद्ध मांग और समय, देनदारियां, ऋण वृद्धि और ग्राहकों की बचत। तो 65 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा शुद्ध मांग और समय देनदारियां। कह रहा नीचे दी गई किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया। तो 66 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा जो है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। भारत में इमरजेंसी से तात्पर्य इमरजेंसी से तात्पर्य 21 महीने की आपातकालीन अवधि से है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1975 से 77 के दौरान एक तरफा निर्णय लेते हुए पूरे देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की। तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के एक तहत अतिरिक्त व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की आधिकारिक घोषणा की थी। यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर आपातकाल समिष्ट 21 मार्च 1977 तक लागू था। विश्व का ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो एक है 22 है, 14 दिसंबर और 23 अप्रैल है। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। चौदह सितंबर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक परिस्थिति तंत्रों के धारणीयता पर ऊर्जा का प्रभाव, इसके सीमित संसाधन द्वारा हमारे दैनिक जीवन ऊर्जा का प्रयोग, इसके उपभोग के महत्व पर विशेष बल देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। यह ऊर्जा के संदर्भ में भविष्य में मानव जाति के समकक्ष आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को जो है प्रभावित करती है। तो पायरिया जो है आपका दांतों और मसूड़ों से संबंधित रोग है और इसकी पहचान जलन के रूप में की जाती है। यह दांतों पर जमे प्लैंक की विषाक्तता के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें मसूड़ों में रक्त आने लगता है। अगर इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता तो यह आपका जो है ऊतकों को नष्ट करना आरंभ कर देता है, जिसमें दांतों को हानि हो सकती है और जीवाणु रक्तधारा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके शरीर के अन्य भागों को संक्रमित कर सकते हैं। आगे कह रहा भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और संसद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है 69 में ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कब। तो आर्टिकल आपका 75 के अकॉर्डिंग। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता होता है। कह रहा किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था। तो ये था कौन सा, मोहम्मद गजनवी था।
मोहम्मद गजनबी साम्राज्य का प्रमुख शासक था। उसने 1000 और 1027 के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया और पूरी तरह लूटपाट की, और 1027 में उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और उसके द्वारा बार बार किए जाने वाले आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। कह रहा कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा का पूर्वी रियासत पर डैश डैश वंश का शासक था। हय्या है, माणिक्य है, नागवंशी है और अहोम है। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माणिक्य हो जाएगा। त्रिपुरा की रियासत के अंतिम शासक किरीट विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देववर्मा थे। उन्होंने 1947 से 1949 के बीच अगरतला पर शासन किया, जिसके बाद 9 सितंबर 1949 को भारत में विलय कर दिया गया था। कह रहा कि डैश डैश ने गंगोड चोला या नदी के विजेता की उपाधि जो है प्राप्त की थी। तो राजा धीरज चोल, राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम और विजयालय चोल। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम हो जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम गंगास, चालुक्य, चेरस, पलास और पांड्य कलिंग और अन्य शासकों को पराजित करने के बाद गंगाय कोड़ा चोल यानी गंगा लेने वाले चोल शीर्षक धारण किया, और 1025 में उसने संग्राम विजयंतुगर्मन के श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया और उसे कैद कर लिया और उसकी राजधानी को हड़प लिया। आगे देखिए, कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अगर 73 की बात करें, आपका श्रीरंगाथड हो जाएगा। श्रीरंगाथड कब, तो आपका 1642 से 1678 तक, 1642 से यह आपका 1678 तक जो है विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो अपने चाचा बैकेंट थर्ड को मृत्यु के बाद 1642 में सत्ता में आया था। वह आलिया राम राय का पोता भी था। वह अरविंद राजवंश से संबंधित था। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कर द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और आपका विनियोजित किया जाता है। तो मुद्रा शुल्क, आयकर पर अधिमार, भू राजस्व, रेलवे। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टाम्प शुल्क एक प्रकार का कर है जो दस्तावेज पर लगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह अधिकांश प्रपत्रों जैसे चेक, रसीद, भूमि पंजीकरण आदि पर लगाया जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कह रहा खिलाड़ियों में पैर की बीमारी के निम्न में से कौन सा वजह है। तो आपका बैरी कोलोरेक है, राइनो वायरस, अर्थोमिक्सो वायरस और आपका ट्राइकोफाइटन। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्राइकोफाइटन हो जाएगा। कह रहा कि विद्यालय में संधि कौन सी है। तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में अगर संधि की बात करें तो विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में हमारी हो जाएगी स्वर संधि। और पवन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, पवन, पवन। तो देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। तो उचित जो आपका हो जाएगा पवन शब्द का सही संधि विच्छेद, तो ये आपका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोवन हो जाएगा। आगे कह रहा हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में आपके वचन देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एक वचन होता है और दूसरा आपका बहुवचन होता है। कह रहा आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरा का बहुवचन क्या होगा। तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। देखिए आगरे नहीं होगा, आगरो नहीं होगा, नहीं आगरे होंगे, ये आपका जब आगरा ही हो जाएगा, क्या बहुवचन नहीं होगा। कह रहा जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो पद है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है और पदबंध है। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएंगे। और शब्द की सही रूप का चयन कीजिए। तो आपकी तृष्णा कैसा लिखा जाएगा। तो तृष्णा देखिए आपका विकल्प नंबर डी इस तरह से आपका सही रहेगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो देखिए आपका कवित्री तो आपका ऐसा लिखा जाएगा, ना ही आपका कवि होगा, या आपका कवित्री आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
कह रहा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आपके प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए आपका संस्कृत तो ना ही कहलाएगा, ना ही तद्भव कहलाएगा, आपका संस्कृत आपका तत्सम कहलाएगा। कह रहा मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए 9 नंबर है, मूल से मिलाकर बनाया हुआ है, नहीं। ये आपका मूल जो किसी भी नकल जी जो मूल जो किसी की नकल ना हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा इनमें से आकाश का सही पर्याय क्या होता है? तो कह रहा सर है, वासव है, व्योम है और उत्पल है। तो आकाश का सही आपका पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आकाश का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आपका व्योम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा आसपास शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर आपका लग गया ना आसपास, तो आपका द्वंद्व ऐसा हो जाएगा जैसे माता पिता भाई बहन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि देखिए शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश के वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उससे उस प्रणाली को संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने का दोष ना देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया जाए? और आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देनी चाहिए, घर या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जी मैं आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। यह आपका अनर्थकार है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सुलाहों आने मिथ्य हैं। मिथ्या है तो कह रहे अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या है? तो विपरीत अर्थ करने वाला नहीं, अमौद्रिक अर्थ वाला नहीं, और क्या है अभिष्ट अर्थ करने वाला नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिष्ट करने वाला। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा है, अच्छी है, बहस है और अभिमान है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिमान। कह रहा इनमें से कौन सा युग में आपका जो है सही विकल्प है? तो गाँव देखिए आपका सही विकल्प युग में पूछ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका ग्रह का ग्रह नहीं, ना स्कूल का स्कूले भी नहीं होगा, अनेक का अनोको भी नहीं होगा। कह रहा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, सामान्य भूतकाल है और आसन्न भूतकाल है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? पढ़ा रहा होगा ना, तो हम अनुमान लगाते हैं, यानी संभव जो है अनुमान यानी संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। कह रहा प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रणाली तो देखिए आपकी परंपरा नहीं होगा, ना ही आपकी राय होगा, या आपकी पद्धति हो जाएगी, आपका विधान भी नहीं होगा। कह रहा दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो क्या होगा? कह रहा कि प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें और सब, तो क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड पढ़ना लिखना जानती है कि उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा कि वह साक्षर है। निरक्षर नहीं होगा, ना ही स्वार्थी होगा, या ना ही आपका अपढ़ होगा। कह रहा सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपर्युक्त आपका कैसा लिखा जाएगा? उपर्युक्त तो देखिए उपर्युक्त आपका हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। और कह रहा है कि भौतिक का विलोम क्या होता है? अलौकिक, अभद्र, भविष्य, आध्यात्मिक। 19 का देखिए भौतिक का जो आपका विलोम हो जाएगा वह आपका आध्यात्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 20 नंबर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया, तो अधिक है, तीव्र है, नरम है और बहु है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
देखिए इस रिक्त स्थान में अधिक शब्द का विकल्प का प्रयोग होगा। राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर चला गया। आगे देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। तो हस्तलाघव, निम्नलिखित, हस्तक्षेप और हस्तलिखित। तो हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका हस्तलिखित होना चाहिए। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का डैश डैश संबंध है। तो घोर है, पक्का है, प्रगाढ़ है और मजबूत है। उचित की बात करें 22 में देखिए आपका प्रगाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा। साहित्य और जीवन का प्रगाढ़ संबंध है। आपका पक्का मत लगा दीजिएगा, ना ही आपका घोर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रगाढ़। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसकी बुद्धि बड़ी, देखिए उसकी बुद्धि बड़ी, विकृति है, विशाल है, बुद्धिमान है और सूक्ष्म है। तो 23 का ये आपका हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा। उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। कह रहा नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द आपका निर्झरणी, शैलजा, जयमाला और सरिता, तटनी, ये सब किसके। तो नदी के पर्यायवाची होते हैं। आपका निर्झरणी हो जाएगा। कह रहा कि होम होम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। होम कर देना तो संकित करना, नष्ट कर देना, आश्चर्यचकित कर देना और हवन करना। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नष्ट कर देना। आगे देखिए 71 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा 51 नंबर कह रहा इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप है, श्रीरंगम द्वीप है, अगत्ती द्वीप है और भवानी द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि माजुली जो आपकी है वह कितनी है। तो 1250 वर्ग किलोमीटर की कुल क्षेत्रफल के साथ विश्व का सबसे बड़ा यह नदी द्वीप है। यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी में एक बड़ा नदी द्वीप है। यह असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के पूर्व में स्थित है। माजुली असमीय नव वैष्णव संस्कृति का वास स्थान भी रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो देखिए बी सी का अर्थात जो बच्चे होते हैं, यानी विटामिन बी और सी आपके जो है वह जल में घुलनशील हैं। और देखिए जो जल में घुलनशील नहीं है वो क्या हो जाएगा। कीड़ा। क्या होता है, कीड़े जो होते हैं वो आपके जल में होते हैं, इस वजह से वो जल में घुलते नहीं है। तो विटामिन के, ई, डी और आपका ए ये सब आपके जल में जो है नहीं घुलते हैं। बाकी बी सी यानी आपके विटामिन और बी और सी आपके जल में घुलनशील हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेंशन योजना मई 2017 में भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी। तो PMJY, PMBBY और PMMBY और PJSY। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा PMBBY। प्रधानमंत्री वय बंधन योजना PMBBY सरकार 4 मई 2017 को 4 मई 2017 को वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निवेश की राशि प्रदान करने के लिए जो है शुरू किया गया था। और भारत सरकार की एक अनुदानित पेंशन योजना LIC योजना का एकमात्र संचालक है। कह रहा कि मेखला चादर डैश डैश का पारंपरिक परिधान है। तो त्रिपुरा का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का और असम का। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम का हो जाएगा। मेखला चादर महिलाओं के लिए एक पारंपरिक असमिया पोशाक है। इसमें पारंपरिक परिधान में कपड़े के अलग अलग टुकड़े होते हैं। मेखला और चादर, मेखला कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और चादर कपड़े का एक लंबा टुकड़ा होता है जिसका जिसका उपयोग शरीर को ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए किया जाता है। करा वह डैश डैश नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो आपका यूरेटर है और मूत्र मार्ग है और रक्त संकोचक पेशी है और महाधमनी यानी आपका एरोटा है। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर हो जाएगा। कह रहा जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके नाम था। तो डी गुकेश, रामचंद्र बाबू, प्रधानंदन, विश्वनाथन आनंद और आपका परिमान अर्जन नेगी। तो 26 का देखिए आपका क्या 56 है ना।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी गुकेश। देखिए डी गुकेश अभी आपके बहुत चर्चाओं में है। यह डी गुकेश जो थे 15 जनवरी 2020 को देश के 60वें सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने, जिन्हें 1 जनवरी 2019 में आर के प्रज्ञानंदन द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को तोड़कर वह उपलब्धता जो है प्राप्त की थी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? बादामी गुफा मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और आपका विरूपाक्ष मंदिर। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐरावत बेसरा मंदिर हो जाएगा। यह चोल मंदिर है जिसे 12वीं शताब्दी में राजा राज चोल द्वारा बनवाया गया था। कह रहा कि कसाब बाल जैसी संरचनाएं जो निम्नलिखित में से किस जीव के चालन उपमंगों के रूप में कार्य करती है? तो अमीबा, जीवाणु, विषाणु और आपका पैरामेसियम। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। एक प्लेजियम एक लंबी चाबुक जैसी संरचना है जो बैक्टीरिया की गति करने में मदद करती है। यह सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। यह प्रति सेकंड कई सौ चक्कर लगाता है। एक फ्लैजिलम जो प्राथमिक कार्य संचालन का है, लेकिन यह अक्सर एक संवेदी अंग के रूप में कार्य कर सकता है। कह रहा है कि शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? तो सूचीपारा, अथिरापल्ली, हेगानकल और आपका जिरसप्पा। 59 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, जिरसप्पा हो जाएगा। आपका जोग फ्लाक्स गुरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में 253 मीटर की ऊंचाई पर शरावती नदी द्वारा बनाया गया है। गोवा में दूध सागर और मेघालय में नोहकलिकाएँ जलप्रपात के बाद यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा झरना है। कह रहा भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? भारतीय रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? ऑप्शन में है कपूरथला, चेन्नई, बंगलुरु, चित्तरंजन। तो 60 का ऑप्शन नंबर देखिए, अगर कोच फैक्ट्री की बात करें आपकी कपूरथला हो जाएगी। इंडियन रेलवे के रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थित है। यह भारतीय रेलवे की एक कोच निर्माण इकाई है जो जलंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें 1986 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। और कह रहा जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 नामक अंतरिक्ष यान का वजन कितना था? तो 3.3 टन, 3.8 टन, 4.3 टन और 4.29 टन। तो 61 का ऑप्शन नंबर देखिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.8 टन आपका हो जाएगा। कह रहा कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 ऑप्शन में है, 1946, 1945 और 1949। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1946 से 1947 को। देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों और उनकी माताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया और यह संस्था 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इसका नाम बाद में अपना वर्तमान स्वरूप में आ गया। आगे कह रहा है कि फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 48 है, 60 है, 62 है और 39 है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य 80 सदस्यों को, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य 80 सदस्यों को लोकसभा में भेजता है। यह भारत के किसी भी राज्य के लिए अधिकतम है और लोकसभा में सबसे बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश में भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? यूपी में तो राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं और आपकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में आपकी जो है 80 सीटें हैं। सीटों का यह भी योगदान देता है। आगे कह रहा इनमें से कौन सा ट्विटर के सह संस्थापक हैं? तो टिम बर्नर्स-ली, जैक डॉर्सी, नारायण मूर्ति और बिल गेट्स। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैक डॉर्सी हो जाएंगे। जैक डॉर्सी एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्यमी और परोपकारी ट्विटर के सह संस्थापक सीईओ हैं। मार्च 2006 में इन्होंने नोह ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स के साथ मिलकर ट्विटर बनाया और उसे वर्ष जुलाई से लेकर लॉन्च किया।
आगे कह रहा है कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार 800 मीटर 1500 मीटर दोनों स्प्रिंट संप्रदायों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम था? ऑप्शन है अय्यम स्वामी धारुण, अवनीश सेबल, मोहम्मद अनास और जिनसन जॉनसन। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनसन जॉनसन हो जाएंगे। भारतीय मध्य दूरी के धावक भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड अधिकारी जिनसन जॉनसन के पास 800 से 1500 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। उन्होंने बहादुर प्रसाद द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को पार करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 1500 मीटर में बहुत सारा हाई स्कोर जो है अटेम्प्ट किया। सचिन तेंदुलकर ने डैश डैश अपने मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। तो 66 का ये आपका हो जाएगा 78वां हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने 9 सितंबर 1994 को अपने आपके 79 में एक दिवसीय मैच में अपना पहला एक दिवसीय शतक बनाया। हालांकि तेंदुलकर ने 1979 में अपना एक दिवसीय क्रिकेट रूप में पदार्पण किया। कह रहा कि लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पोटेशियम, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस या कैल्शियम कार्बोनेट। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए लेटराइट मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम में समृद्ध है। आमतौर पर गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका संगठन माना जाता है। उच्च लोहे ऑक्साइड सामग्री के कारण लगभग सभी लेटराइट गेरुआ लाल रंग के होते हैं। कह रहा केरल गाड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है? तो तलसीस शिवशंकर पिल्ले, शशि थरूर, सुधा मूर्ति और जीत थाइल। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है? तो 69 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। और 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित यह प्रावधान जो है स्थापित किया गया कि जिला यानी एडीसी के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी को अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये आपका हर साल आपका 16 सितंबर को जो है आपका मनाया जाता है। कह रहा कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश डैश कहा जाता है। तो बिट है, आधा बिट है, आधार बाइट है और बाइट है। तो कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आधार बाइट कहा जाता है। आगे कह रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका रोहतासगढ़ जिला, सासाराम, चौसा और दिल्ली। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह ग्रैंड ट्रैंक रोड पर स्थित यह शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। यह मकबरे को मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। और कह रहा है जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर और हर्षा भोगले। तो 73 का देखिए कौन थे? तो 73 का बी हो जाएगा, सौरभ गांगुली हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 39वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने 23 अक्टूबर 2019 से पद संभाला और बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए और वह क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष भी थे। कह रहा निम्नलिखित में से किसे 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सुनील छेत्री, भूपेन हजारिका, मोहनलाल विश्वनाथन, विराट कोहली। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनलाल विश्वनाथन हो जाएंगे। और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम यहाँ आज की क्लास समाप्त करेंगे। अगर चैनल पर आप जो है नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके जो है हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और ये 75 नंबर आपके लिए कमेंट में रहेगा कि जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार यस बैंक के प्रबंधन निदेशक यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है? तो आदित्य पुरी, रवनीत गिल, अरुंधति भट्टाचार्य और अमित चौधरी। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।